नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। दोस्तों, ये जो हमारा नया चैनल है ये पूरा जो अब की बार पटवार जो भर्ती आ रही है उसके लिए हम आपको जीके प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक आपको छोटा सा ओवरव्यू देखते हुए इतना सा बताना चाहता हूँ कि जो इस बार जो जीके का सिलेबस है पटवार में, ठीक है दोस्तों, जो पटवार में जीके का सिलेबस है उसमें 68 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हीं 68 क्वेश्चन में से अगर हम दो पार्ट डिवाइड करें तो एक राजस्थान हो गया, राजस्थान की जीके हो गई, और एक हो गई इंडियन जीके। तो दोस्तों, राजस्थान में इस बार 30 क्वेश्चन और इंडियन जीके के लिए 38 क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है ना एक प्लस में साइंस भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम हमारे जो चैनल है ये टाइम्स एकेडमी जयपुर, इस चैनल में हम आपको राजस्थान और इंडिया इसका जीके आपको क्लियर कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और साइंस के लिए आपको अलग से एक नए टीचर की व्यवस्था करके और एक साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो हाल फिलहाल है हम जो जीके का पोर्शन ले रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है पॉलिटी, उस पॉलिटी के पार्ट को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैनल का नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये है अपनी इंडियन पॉलिटी। जो इंडियन पॉलिटी में जो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है वो पूरे 6 से लेकर 8 क्वेश्चन तक बनते हैं पूरे इंडियन पॉलिटी, जो सबसे इजी सब्जेक्ट और समझने लायक सब्जेक्ट है दोस्तों। तो बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और यहीं पर एक आपको मतलब नोट्स बनाने की कहीं जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके भी आप काम चला सकते हैं दोस्त। लेकिन अगर आप नोट्स लिखें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप इंडियन पॉलिटी में हम आपको जो पहला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं या पहला जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसकी बेसिक देखो। तो हम जो पहला स्टार्ट करेंगे उसमें देखो आप, हम एक संविधान की मूलभूत जानकारी, दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है हम इसके बारे में बताएंगे कि आज संविधान की मूलभूत जानकारी। ठीक है, कि संविधान में हमें ऐसा क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो वो देख लो आप कि हमें क्या पढ़ना है और क्या जानना है। देखो दोस्तों, बेसिकली हम एक संविधान को लेकर चलते हैं कि संविधान होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो एक संविधान को आप पहले समझो कि संविधान होता क्या है। ठीक है दोस्तों, संविधान क्या चीज है? संविधान है कि एक देश होता है, उस देश की कोई ना कोई कानून व्यवस्था भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उस देश की जो कानून व्यवस्था जहाँ लिखी होती है, जहाँ पे लिखी होती है वो होता है संविधान। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि देश की एक देश है और देश की क्या चाहिए हमें? शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो है उसको संचालन करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए क्या चाहिए हमें? कुछ नियम होंगे, नियमों व संग्रह,
संग्रह है। और ये जो नियम और कानूनों का संग्रह जहां पर भी मिलेगा दोस्तों, वो ही क्या है, वो ही संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो कई जगह आपने पढ़ा है कि संविधान लिखित भी होता है और मतलब बिना लिखित भी होता है और लिखित भी होता है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित होता है। ये समझ लो कि 99% या 100% जो संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे संविधान लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, संघात्मक क्या होता है मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन ये देखो आप देखो अब संविधान के बारे में क्या हुआ कि किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने वाले नियमों और कानूनों का संग्रह क्या होता है, संविधान। ठीक है दोस्तों, देश की जो शासन व्यवस्था है उसको संचालन करने वाले नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है, अब इसी शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक संस्था। क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमारे पास एक संस्था भी होनी चाहिए। तो इसी संस्था को हम क्या कह सकते हैं, ये संस्था हमारे पास क्या हो सकती है दोस्तों, सरकार। क्या है, सरकार। कि देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने वाली संस्था होती है सरकार। सरकार के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोल सकते हैं क्या, कार्यपालिका। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उसको हम बोल सकते हैं कार्यपालिका। दूसरी होती है व्यवस्थापिका और दोस्तों तीसरी होती है न्यायपालिका। क्या होती है, न्यायपालिका। ये हो गया काम कि किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था होती है सरकार। ठीक है, तो आपके पास 2 किस्म तैयार हो गए कि संविधान क्या होता है। संविधान होता है किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों और कानून का संग्रह संविधान होता है। ठीक है, और किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था सरकार होती है। सरकार के भी 3 पार्ट होते हैं, क्या, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको संविधान की और सरकार की, सरकार क्या होती है, जानकारी मिली। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आगे देखो आप। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, ये हो गया चैप्टर। देखो आगे देखो आप, सरकार को जो हम 3 भागों में बांटे थे दोस्तों, उनको देखो आप। ये हमारी अगर सरकार होती है दोस्तों, तो सरकार को हम 3 भागों में बांटे हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो उनमें देखो आप, पहला क्या था, कार्यपालिका। पहला क्या था दोस्तों, कार्यपालिका। दूसरी क्या थी, व्यवस्थापिका। और तीसरी क्या थी दोस्तों, न्यायपालिका। क्या थी दोस्तों, न्यायपालिका। ये 3 हो गए पार्ट सरकार के। अगर सरकार के 3 पार्ट हैं तो इन तीनों पार्ट मतलब ये तीनों हैं, ये अलग अलग कार्य करेंगी। क्या क्या कार्य करेंगी, तो वो देखो आप इनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब देखो आप कि जो हमारी सरकार है, सरकार क्या है, कैसे बनती है, वो देखो आप। देखो सरकार 2 जगह होती है दोस्तों। सरकार को आपने सुना होगा, एक तो क्या है जो राज्य में बैठती है, राज्य सरकार, और एक होती है जो केंद्र में बैठती है। केंद्र में बैठने वाली सरकार को हम क्या बोलते हैं, संघ सरकार। ठीक है दोस्तों, तो इधर में आपको है ना संघ सरकार के बारे में बताऊंगा, और इधर दोस्तों किसके बारे में बताऊंगा मैं, राज्य सरकार के बारे में। ये हो गया अपना राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों,
जो संघ सरकार है और जो राज्य सरकार है, बस इतना सा अंतर है कि ये केंद्र पे बैठती है और पूरे देश में कार्य करती है। ठीक है, पूरे देश के लिए कार्य करती है और ये केवल राज्यों के लिए कार्य करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप जो कार्यपालिका का जो काम है, जो कार्यपालिका का जो काम है वो बताऊँ आपको। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। क्या दोस्तों? कानून को लागू करना, ये क्या है दोस्तों? कार्यपालिका का काम है। और कानून की व्यवस्था करना, इसका मतलब कानून बनाना। कानून बनाना मतलब कानून निर्माण करना। तो कानून निर्माण कौन सी संस्था करेगी? व्यवस्थापिका। तो ये क्या हो गया दोस्तों? कानून निर्माण। एक काम, दो काम हो गए, कानून लागू हो गया, कानून निर्माण भी हो गया। तीसरा काम क्या होता है? इनकी देख रेख करना कि हमने जो कानून निर्माण किया है, हमने जो कानून को लागू किया है, उसमें क्या त्रुटि है, उसमें क्या कमी है। इसके लिए हमारे पास में एक संस्था और है, उसको हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या? न्यायपालिका। मतलब कानून की जांच करने वाली संस्था। तो क्या हो गया? कानून की जांच। ठीक है दोस्तों, तीन चीज आ गई। अब कानून को लागू करना, कानून को लागू करना किस कार्य में आता है? इसको हम बोल सकते हैं ये प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या आता है? प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रशासनिक कार्य। और दोस्तों ये जो कानून निर्माण करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या? विधायी कार्य। ठीक है दोस्तों, जो तीसरी जो है ये प्रशासनिक कार्य हो गए, ये विधायी कार्य हो गए। और इस चीज को जो कानून निर्माण करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या? न्यायिक कार्य। ये न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जो भी काम करेंगे वो सब न्यायिक कार्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानून की व्यवस्था करती है, मतलब कानून को निर्माण करेगी। तीसरा है न्यायपालिका जो कानून की जांच करेगी, मतलब न्याय कार्य करेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो कार्यपालिका जो है उसके अंडर में संघ सरकार जो है, संघ सरकार के अंडर में कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो देखो। हमारे पास कार्यपालिका में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, जो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या? हमारे पास में होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। तीसरी होती है क्या दोस्तों? तीसरे हम कह सकते हैं मंत्री परिषद। क्या दोस्तों? मंत्री परिषद। यहाँ तीन का मतलब संघ सरकार के हम तीन डिवाइड, मतलब तीन ये है जो तीनों क्या होते हैं? संघ सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप अगर संघ सरकार में ये आएंगे तो राज्य सरकार में भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो राज्य सरकार में जो हमारे पास होते हैं, राष्ट्रपति की जगह हम इसको लिख सकते हैं क्या? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री की जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या? मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों? मुख्यमंत्री। और तीसरा है मंत्री परिषद की जगह हम लिखेंगे मंत्री परिषद। क्या लिखेंगे दोस्तों? मंत्री परिषद। अब देखो आप व्यवस्थापिका में हम, व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून को निर्माण करना। तो देखो व्यवस्थापिका के अंतर्गत संघ सरकार में जो आते हैं
वो है संसद। ठीक है दोस्तों। और यहाँ व्यवस्थापिका में राज्य सरकार के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उसको हम बोल सकते हैं विधान मंडल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम उसको बोल सकते हैं विधान मंडल। ठीक है। संसद के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि संसद के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। संसद को, जो संसद का पहला पार्ट है वो है दोस्तों क्या, राज्य सभा। दूसरा जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है लोकसभा। तीसरा जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखो आप यहाँ विधानमंडल के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ आती है सबसे पहले क्या, विधानसभा। और विधानसभा आती है तो इधर बैठेंगे, यहाँ पे कौन आएंगी, विधान परिषद। और दोस्तों तीसरे राष्ट्रपति की जगह यहाँ पे कौन आएगा, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, 3 हो गए। अब है हमारे पास में कि हमने संसद के द्वारा कानून का निर्माण भी कर लिया और अब हमारे पास में है न्यायपालिका। न्याय करने के लिए जो संस्था है केंद्र के पास में, मतलब संघ सरकार के पास में न्याय करने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है उसको हम बोल सकते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या, सर्वोच्च न्यायालय। या उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों। अब हम अगर यहाँ पे मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत अगर हम न्याय करने की जो सबसे बड़ी संस्था है उसकी अगर हम बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, हाई कोर्ट। मतलब क्या, इसको हम बोल सकते हैं क्या, उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास में जो कानून की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संघ सरकार के पास में, वो तो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और राज्य सरकार के पास में न्याय करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है उसको हम बोल सकते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो आप दोस्तों, अब जो आप ये पढ़ चुके हैं इसके अंदर मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा कि किस आर्टिकल में कौन कौन आता है और कहाँ कहाँ आता है और किस भाग में कौन कौन आता है। ये बेसिक जानकारी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें अब आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, और किस आर्टिकल को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तो देखो आप, ये है जो संघ सरकार है वो आती है दोस्तों हमारे पास भाग 5 में। ठीक है दोस्तों। और ये राज्य सरकार जो है वो हमारे पास में आती है भाग 6 में। ठीक है दोस्तों। अब देखो आप यहाँ पे जो आर्टिकल होंगे वो 52 से लेके 78 तक होंगे दोस्तों। ठीक है, 52 से लेके 78 तक यहाँ के आर्टिकल होंगे। दूसरे देखो आप, यहाँ पे जो आर्टिकल होंगे दोस्तों वो 79 से लेकर 123 तक होंगे दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है दोस्तों वो 124 से लेकर 147 तक होंगे दोस्तों। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, 153 से यहाँ स्टार्ट होंगे दोस्तों और यहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 168 तक दोस्तों। ठीक है। 169 से लेकर यहाँ चलेंगे 213 तक दोस्तों। ठीक है। और 214 से लेकर 231 तक हमारे यहाँ आर्टिकल चलेंगे दोस्तों। ठीक है।
तो इस संविधान की एक बेसिक जानकारी थी, हमने सरकार बताई, सरकार के 3 पार्ट बताए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन्हीं 3 पार्टों के हमने बताया कि संघ सरकार में कौन कौन आता है, राज्य सरकार में कौन कौन आता है और इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। आप इस चार्ट को एक बार ढंग से पढ़ना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप रिवीजन करना। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लो आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसके आधार अलग अलग है दोस्तों। जैसे कि मतलब हमारे देश में तो लोकतंत्र चलता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र कहाँ चलता है, राजतंत्र कहाँ चलता है। ठीक है, और भी हमारे देश में तो और भी हमारे देश में शासन व्यवस्थाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुल 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं जो हमारे देश में अभी चल रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन संविधान में जो उल्लेख है वो सिर्फ किसका है, लोकतंत्र का। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र मतलब जो है परिभाषा जो दे रखी है हमने, तो उसमें सीधा लिखा होता है क्या, लोकतंत्र मतलब जो भी है जनता क्या होती है, भागीदार होती है हमारे हर फैसले में। हमारे हर फैसले में क्या होती है, जनता भागीदार होती है। कैसे होती है? क्योंकि जनता क्या करती है, मंत्रियों को चुनती है और वहां से क्या होता है, मतलब जनता क्या होती है, कुल मिला के भागीदार है। हमारे लोकतंत्र में जनता भागीदार है। तो 3 शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं कि अलग अलग हमारे भारत में क्या है, भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है। क्या है दोस्तों, हमारे भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है। ये देखो आप, तो 3 प्रकार की शासन व्यवस्था तो भारत में मौजूद है। पहला है लोकतंत्र, दूसरी है क्या, संसदीय, और तीसरी क्या है व्यवस्था, हमारी तीसरी व्यवस्था संघात्मक। तो दोस्तों जो लोकतंत्र है उसकी तो परिभाषा जो है वो हमारे संविधान में दे रखी है। इसका मतलब इसकी परिभाषा हमारे क्या दे रखी है, संविधान में लिखित, संविधान में परिभाषित। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों क्या है, इनकी संविधान में अभी हाल फिलहाल मतलब इनकी परिभाषा नहीं दे रखी है संविधान में, इनकी संविधान में कोई परिभाषा नहीं दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, इनके संविधान में परिभाषा दे रखी है, इनकी नहीं दे रखी। तो अब देखो आप,
तो इसकी सी बात है कि अब देखो आप, कि अलग अलग आधारों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था अलग अलग भागों में बांटी गई है, अलग अलग भागों में बांटी गई है। अलग अलग आधारों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को क्या है, हमने अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आधार है कहाँ गए, ये आधार है, ये कौन कौन से आधार है वो देखो दोस्तों। तो ये आधार की हम जो पहले आधार की बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों क्या, जनता की भागीदारी। पहला आधार हमारे क्या है दोस्तों, जनता की भागीदारी। अगर जनता की भागीदारी है और एक है जनता की भागीदारी नहीं है दोस्तों, अगर जनता की भागीदारी है तो वहां होगा कौन, वहां होगा लोकतंत्र। जहां जनता की भागीदारी नहीं है वहां क्या होगा, राजतंत्र। मतलब वहां कौन बनेगा, राजा बनेगा। लोकतंत्र में कौन बनता है, पीएम। ठीक है, अब देखो अब दूसरा, कार्यपालिका कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध। अगर कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध है, अगर कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य परस्पर संबंध है तो क्या है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, संसदीय। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, संसदीय या संसदात्मक। अगर नहीं है दोस्तों, अगर नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, संसदीय की जगह क्या आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे आ सकता है अध्यक्षीय। ठीक है दोस्तों, अध्यक्षीय व्यवस्था, अध्यक्षीय। ठीक है, जहाँ पे राजतंत्र है वहाँ अध्यक्षीय। ठीक है, या अध्यक्षात्मक। ठीक है, ये दूसरा आधार है। तो दोस्तों एक चीज हमने पढ़ी कि जो परस्पर संबंध है किसके बीच में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में। ये कैसे क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हम जो पीएम चुनते हैं, ठीक है, तो वो चुनते कहाँ से हैं, वो चुनते हैं हम लोकसभा। लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो हमारे यहाँ होता है पीएम। ठीक है, तो पीएम जो है वो कार्यपालिका में होता है और उसका संबंध सीधा कहाँ से है, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में वो चुना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि इनके बीच में परस्पर संबंध मौजूद है। ठीक है, तो क्या है, तो संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, तीसरा जो आधार है दोस्तों वो है हमारे पास तीसरा आधार जो है वो क्या है दोस्तों, वो है कि शक्ति का विभाजन। क्या है दोस्तों, शक्ति का विभाजन।
कि हमारे जो शक्ति का विभाजन है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, शक्ति का विभाजन इसके दो तरीके हैं, पहला विभाजन इधर है और दूसरा इधर है। ठीक है दोस्तों, जो शक्ति का विभाजन इस प्रकार से हो रहा है कि सबसे पहले शक्ति दी जाएगी किसको, संविधान को, और संविधान क्या करेगा, इन शक्तियों को दो जगह बांट देगा। कहाँ पे, कुछ को संघ में जो संघ को चाहिए और कुछ को राज्यों में जो राज्यों को चाहिए। ठीक है दोस्तों, अलग अलग बांट दिया। तो इस व्यवस्था को तो हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, संघात्मक। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अगर शक्तियों का विभाजन राज्यों व संघ में हुआ है तो संघात्मक व्यवस्था है। अगर शक्ति का विभाजन संविधान से कहाँ जाएगा, संविधान से दोस्तों जाने वाला है कहाँ में, पहले संघ में, फिर संघ क्या करेगा, इसी शक्ति को आगे पहुंचाएगा, इनकी राज्यों में देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या, एकात्मक। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एकात्मक। एकात्मक व्यवस्था को अगर हमें समझाना है दोस्तों आगे, तो आप इस प्रकार से समझा सकते हो। एकात्मक व्यवस्था को समझाने के लिए आप इतना सा कहो कि संविधान में जो शक्ति मिली है वो पहले जाएगी कहाँ पे, संघ में, संघ से वो जाएगी राज्यों में। तो इस प्रकार की व्यवस्था को तो एकात्मक कहेंगे। और अगर संविधान की जो शक्ति है वो डायरेक्ट पहले मतलब डायरेक्ट संघ में जा रही है और डायरेक्ट ही राज्यों में जा रही है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो है संघात्मक। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लो आप। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो आगे एक नोट लिख लो, एक छोटा सा यहाँ पे। तो नोट ये लिखना है दोस्तों हमें क्या, संघात्मक व्यवस्था में, संघात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित होता है, संविधान लिखित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब इसको मिटाने के बाद में आगे दिखा। दोस्तों हमने कानून की बात कर ली कि कानून कैसे बनता है, और संविधान की बात कर ली कि संविधान क्या होता है। और अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको विधेयक। तो विधेयक के बारे में हम छोटी सी जानकारी लेंगे, क्या है वो देखो आप पहले। ये अपना है विधेयक। ठीक है दोस्तों, इतना सिंपल है। देखो, कानून निर्माण करने के लिए, कानून निर्माण
करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र या बिल विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विधेयक कहलाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखो आप। एक तो यहाँ है प्रस्तुत किया गया है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये है प्रपत्र या बिल। ठीक है दोस्तों, तो एक बिल होता है या प्रपत्र होता है जो हमें क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, क्यों? कानून को निर्माण करने के लिए, कानून निर्माण करने के लिए हमें जो बिल या प्रपत्र जो है वो हमें प्रस्तुत करना होगा, उसी बिल या प्रपत्र को हम विधेयक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो ये विधेयक है, विधेयक के प्रकार देख लो आप। विधेयक है, विधेयक के प्रकार है। ठीक है, पहला प्रकार है दोस्तों सरकारी विधेयक। क्या है दोस्तों? सरकारी विधेयक। और दूसरा जो प्रकार है वो है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। ठीक है दोस्तों, अब है जो सरकारी विधेयक है उसको कौन प्रस्तुत करता है या कौन जारी करता है, तो इसे करता है मंत्री। ठीक है, और इसे संसद का सदस्य, संसद का सदस्य प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कब प्रस्तुत किया जाता है और ये। ठीक है, तो ये जो सरकारी विधेयक है वो है संसद की कार्यवाही के दौरान, कभी भी। ठीक है दोस्तों, और इस विधेयक को जो प्रस्तुत करेंगे उसका टाइम होता है, पहले तो इसको संसद का सदस्य प्रस्तुत करेगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। इसे प्रस्तुत किया जाता है कब? शुक्रवार को। कब दोस्तों? शुक्रवार को। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अब है कि विधेयक के हमने प्रकार समझ लिए कि दो प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करेगा और संसद का कोई भी सदस्य गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करेगा। अब देखो हमारे पास में यहाँ चार प्रकार के क्या होते हैं, विधेयक आते हैं। देखो चार प्रकार में पहला लिखता हूँ मैं, साधारण संशोधन, साधारण विधेयक। पहले तो साधारण विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा है कौन सा? धन विधेयक, और चौथा है वित्त विधेयक। ठीक है दोस्तों, तो साधारण विधेयक को, अब ये है जो ये विधेयक दे रखे हैं इनके प्रकार दे रखे हैं, इनको प्रस्तुत करने का किन को अधिकार है किन को नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वो जानकारी हम लेंगे। अब देखो साधारण विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को, धन विधेयक को और वित्त विधेयक। ठीक है दोस्तों,
साधारण विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संसद का सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं और ये भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को भी कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संसद का कोई ना कोई सदस्य हो। अब है रही बात धन विधेयक और वित्त विधेयक की। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो ये फैसला लेगा कि हमारे पास में जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं तो क्या है। ठीक है दोस्तों, जब फैसला ही वो लेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको संसद का सदस्य तो मतलब प्रस्तुत नहीं कर सकता, इसको कोई ना कोई मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन विधेयक को क्या कौन प्रस्तुत करेगा? मंत्री प्रस्तुत करेगा। क्योंकि अब वित्त विधेयक की बता रहा हूँ, क्योंकि वित्त विधेयक में धन विधेयक शामिल होता है तो इसीलिए वित्त विधेयक को भी कौन प्रस्तुत करेगा दोस्तों? मंत्री। इनको प्रस्तुत कौन नहीं कर सकता? संविधान का सदस्य, सॉरी संसद का सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको यूं बता रहा हूँ एक बार कि विधेयक विधेयक की 4 कैटेगरी में डिवाइड है कि साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। एक बार इसका बता दूं मैं आपको, ये सिर्फ साधारण कानून बनाने के लिए, साधारण कानून निर्माण के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, ये आता है साधारण कानून निर्माण हेतु। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, ठीक है, एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विधेयक के बारे में हमने जानकारी ली है और अब मैं आपको जो डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वो है क्या कि विधेयक कौन कौन से हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, धन विधेयक के बारे में आप जानकारी लो हमारे पास। क्या दोस्तों? धन विधेयक, ये रहा अपना धन विधेयक। दोस्तों जो धन विधेयक है उसके लिए पहले आप एक आर्टिकल देख लो। आप इसमें जो काम आने वाले आर्टिकल है वो है 109 और 110। 109 भी काम आता है और 110 भी काम आता है। 110 जो है वो डेफिनेशन के लिए काम आता है और 109 किस जो काम आ रहा है मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, तो यहाँ सिर्फ केवल आर्टिकल 109 लिखो आप। 109 में जो आर्टिकल में बात लिखी हुई है दोस्तों वो इतनी सी है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो मेन चीज ये हो गई, क्योंकि अपन ने एक बात पहले पढ़ी थी क्या कि धन विधेयक पे जो अधिकार होता है वो होता है निर्णय लेने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? पहले क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को अप्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, अप्रूव करके फिर इसको भेजेगा राष्ट्रपति के पास में। तो पहला हस्ताक्षर होगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति इसे वापस भेज देगा लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद में जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास में 14 डेज का टाइम होता है, अगर वो इसको हाँ करे तो ठीक, नहीं तो ये पारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है पूरी प्रक्रिया। अब देखो आप आगे देखो, आर्टिकल 110 में देखो आप, आर्टिकल जो 110 होता है वो होता है क्या दोस्तों कि
सबसे पहली बात आर्टिकल में दो मतलब 110 में दो बात लिखी हुई है। पहली बात तो ये है, लोक धन विधेयक को धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या लेता है दोस्तों? निर्णय लेता है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है परिभाषा। दूसरी बात क्या है दोस्तों? परिभाषा। किसकी परिभाषा जाननी है हमें? धन विधेयक की। तो धन विधेयक की, ठीक है। परिभाषा में क्या आएगा? धन विधेयक। धन विधेयक से जुड़े हुए मैटर आएंगे कि धन विधेयक में ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन विधेयक में शामिल धन विधेयक में शामिल तथ्य देखो दोस्तों क्या क्या है। धन विधेयक में जो पहली चीज शामिल होता है वो है सिंपल देखो आप, संचित निधि जो कोष है, संचित निधि कोष पर भारित कोई भी व्यय ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कोई व्यय जो संचित निधि कोष पर क्या है? भारित, तो उसको हम धन विधेयक में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा है संचित निधि कोष से धन निकालना या जमा करना, ठीक है दोस्तों। संचित निधि में अगर कोई कोष, संचित निधि कोष में हम अगर धन को निकाल रहे हैं या हम जमा कर रहे हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये धन विधेयक का विषय बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन विधेयक में शामिल तथ्य या विषय, इसको लिख सकते हो आप, तथ्य या विषय, ठीक है दोस्तों। ये है डेफिनेशन में। आगे देखो आप, तीसरी चीज जो है वो है सरकार द्वारा जो काम है वो पहला काम, कर लगाना, कर हटाना, ठीक है, संपत्ति बेचना, कोई भी सरकारी संपत्ति बेचना, ठीक है। इसके अलावा देखो, कर लगाना, कर हटाना, संपत्ति बेचना और ऐसा कोई भी, ठीक है। ये तीन आ गए, ठीक है दोस्तों। ये संपत्ति, कर लगाना, कर हटाना और कोई संपत्ति बेचना, ठीक है दोस्तों। संपत्ति खरीदने वाला नहीं है दोस्तों, संपत्ति बेचने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे क्या है? धन विधेयक में शामिल विषय है दोस्तों। क्या है? धन विधेयक में शामिल विषय। अब देखो आप कि धन विधेयक की सबसे पहले हमने क्या पढ़ी जानकारी कि 109 में है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है धन विधेयक जो प्रस्तुत करने के लिए हमें लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णय लेता है। परिभाषा हमने देखी तो धन विधेयक में जो शामिल तथ्य है या विषय है वो है संचित निधि कोष पर ये भारित होता है दोस्तों। और संचित निधि कोष से अगर हम धन निकालेंगे या जमा करेंगे तो
ये क्या हो जाएगा, धन विधेयक का विषय बन जाएगा। और सरकार द्वारा अगर कोई कर लगाया जाता है या कोई कर हटाया जाता है या संपत्ति बेची जाती है तो क्या होता है, धन विधेयक का विषय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब पे क्या हो सकता है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इन पे निर्णय कौन लेगा दोस्तों, अगर वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि संचित निधि कोष पर भारित किसी भी व्यय पर कौन निर्णय लेता है, तो सिंपल सा आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इन इन तीनों से क्वेश्चन आने के साथ पूरे चांस होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सरकार द्वारा अगर कर लगाया जाता है या कर हटाया जाता है तो निम्न में से कौन सा विधेयक का तथ्य है। ठीक है, तो ये धन विधेयक का तथ्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप थोड़ी जानकारी, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो अब देखो आप, ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, देखो हमने आर्टिकल 110 पढ़ी है, इसमें हमने क्या जाना है, धन विधेयक के बारे में। अगर इस आर्टिकल 110 में जो तथ्य है उनमें अन्य और जोड़ दिए जाएं, क्या अन्य और शामिल कर दिए जाएं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है वित्त। अब ये वित्त के विषय बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम धन विधेयक में कुछ अन्य तथ्य और जोड़कर फिर अगर हम प्रस्तुत करें तो वित्त विधेयक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात ये है कि धन विधेयक में धन विधेयक में वित्त विधेयक शामिल होता है, वित्त विधेयक शामिल होता है, वित्त विधेयक शामिल होता है। कारण कारण यह है कि वित्त विधेयक जो है वो धन का विषय है और वित्त का विषय है, तो धन विधेयक में वित्त विधेयक शामिल होता है। परंतु परंतु वित्त विधेयक में धन विधेयक शामिल नहीं होता, धन विधेयक शामिल नहीं होता। ठीक है, इसको भी आप क्या करो, इसको आप लिख लो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो आप, यहाँ तक हमने पढ़ा कि वित्त विधेयक क्या होता है। अब देखो दो चीज और देख लो आप, साधारण विधेयक के बारे में तो आप जानते होंगे, क्या साधारण विधेयक क्या काम होता है दोस्तों, साधारण सा कानून बनाना, साधारण कानून हेतु, कानून हेतु। ठीक है, इसके बारे में जानते होंगे आप, संविधान संशोधन विधेयक, तो ये है दोस्तों क्या, संविधान में संशोधन करने हेतु, संविधान में संशोधन करने हेतु। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास में, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। दोस्तों आगे चलते हैं,
ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से विधेयक पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन से विधेयक कौन से विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकसभा। तो लोकसभा में ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक तो हो गया क्या, धन विधेयक, एक हो गया वित्त विधेयक, और किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो इनमें बचे, इनमें चारों है दोस्तों, धन विधेयक, वित्त विधेयक, धन हो गया, वित्त हो गया, संविधान संशोधन हो गया और साधारण हो गया। ये चारों प्रस्तुत किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, लेकिन पहले जो प्रस्तुत करने की बात है, ठीक है दोस्तों, ये दो तो क्या है, लोकसभा में है और ये अन्य में। ठीक है दोनों, सॉरी एक बार इसमें ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो राज्यसभा में है ना, या संसद में लिख दो आप, सिंपल सी बात लिख रहे हैं यहाँ पे कि संसद में क्या है, संसद में हम चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो या वो साधारण विधेयक हो, दोनों कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, संसद की किसी भी सदन में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, ऐसे कौन कौन से विधेयक है, ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिन पे राष्ट्रपति क्या करता है। देखो, राष्ट्रपति जिन पे संयुक्त बैठक बिठा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बैठा सकता है, किन पे सकता है दोस्तों। देखो, राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बैठा सकता है तो वो वाले हैं अपने, कौन से, संविधान, सॉरी साधारण विधेयक, ठीक है दोस्तों, और एक है अपना कौन सा, वित्त विधेयक दोस्तों। ठीक है, तो देखो आप, जो ये जो ये राष्ट्रपति है वो साधारण बैठक बिठा सकता है। एक बार इसका रिवीजन करो, देखो कि कौन सा विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये देखो आप, जो पहले प्रस्तुत किया जाता है वो है धन विधेयक, जो लोकसभा में प्रस्तुत करने वाला जो है उसको हम कह सकते हैं क्या, जो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले जो विधेयक है वो धन विधेयक है और वित्त विधेयक, और संसद में कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संसद में जो है साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बैठा सकता है दोस्तों। अब देखो आप, किन पे बैठा सकता है, साधारण विधेयक पे और वित्त विधेयक पे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी चीज देखो आप, राष्ट्रपति अगर जिन पे साधारण बैठक बैठा रहा है दोस्तों, ठीक है, जिन पे संयुक्त बैठक बैठा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा है अगर उसने कोई बिल प्रस्तुत किया है तो उसको राज्यसभा नहीं मान रही, और राज्यसभा ने अगर कोई प्रस्तुत किया है तो उसको लोकसभा नहीं मान रही।
ठीक है, मतलब लोकसभा उसको पारित नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, वो जो ड्यूरेशन है इस बिल का वो क्या होता है, लंबा होता रहता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस बिल की अहमियत को देखते हुए दोनों सदनों को एक साथ बैठक बैठाता है। बस बात ये संयुक्त बैठक उस समय बैठती है। ठीक है दोस्तों, अब है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किन किन विधेयक को भेज सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोस्तों वापस कर सकता है, वापस कर सकता है। किन को दोस्तों पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो उनमें है, आप पहला देखो, साधारण विधेयक को क्या कर सकता है, वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और वित्त विधेयक को क्या कर सकता है, वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। दोस्तों बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब संविधान संशोधन को वापस क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि उस पे पहले क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी प्रस्तुत करके, और जैसे अगर लोकसभा प्रस्तुत कर रही है तो राज्यसभा इसको पारित करके और फिर आगे भेजेंगे, तो वो प्रस्तुत, वो क्या होता है, जब राष्ट्रपति के पास में जाता है ना, तो वहां पे अगर राष्ट्रपति साइन कर दे तो ठीक, नहीं तो 14 दिन के बाद में वो अपने आप पारित माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है कि राष्ट्रपति का साइन करना ही होता है उनके ऊपर। और धन विधेयक तो सिंपल सी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा और राष्ट्रपति के पास भेजेगा कि हमें ये चाहिए, तो वो वहाँ पे साइन करके सीधा आएंगे लोकसभा में। ठीक है, ऐसे होता है। तो धन विधेयक की तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस साधारण संशोधन विधेयक की बात थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे है दोस्तों, आगे इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाफट। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक था जिसका नाम था संविधान की जानकारी, तो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, और अभी थोड़ी देर बाद में, मतलब आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप इस चैप्टर को तो मैं आपको हटा देता हूँ।